नमस्कार दोस्तों, हम लोग सभी कभी न कभी जरूर मंदिर गए होंगे और भगवान के दर्शन के बाद हम सभी लोग मंदिर में मिलने वाले स्वादिष्ट प्रसाद को लेने के लिए दौड़ जाते हैं। चाहे उस प्रसाद को लेने में कितना भी देर क्यों न लगे, हम उस प्रसाद को लेकर के ही आते हैं, क्योंकि यही प्रसाद है जो भगवान और भक्तों के बीच एक इमोशन को दर्शाता है। अगर आपको पता चले कि आप जिस प्रसाद को भगवान के ऊपर भोग लगाते हैं और उसके बाद आप अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच बांटते हैं, वो प्रसाद अशुद्ध है, जो प्रसाद के नाम पर भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? एक्चुअली हाल ही में एक न्यूज आया है कि तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में एनिमल फैट पाया गया है, यानी चर्बी पाया गया है। ये न्यूज तब सामने आया जब आंध्रा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछले सरकार पर यह एलिगेशन लगाया है कि उनके सरकार में मंदिर में मिलने वाले प्रसाद के अंदर एनिमल फैट मिलाया जाता था। तिरुपति में स्थित भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर इतिहासों पुराना है। इस मंदिर की अपनी एक ऐतिहासिक पहचान है। ये मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसके अंदर करोड़ों की संपत्ति आज भी प्रेजेंट है। इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए हर एक दिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और वर्षों में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद एक नैवेद्य के रूप में लड्डू के रूप में मिलता है। यहाँ पर लड्डू के रूप में मिलने वाला प्रसाद का एक अपना ही ऐतिहासिक पहचान है। यहाँ पर मिलने वाले लड्डू को श्रीवेरी लड्डू के नाम से जाना जाता है। इस लड्डू का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है। वहाँ के पुजारियों का मानना है कि लड्डू भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय नैवेद्य है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार इस लड्डू का वितरण उस मंदिर के अंदर सन 1715 से किया जा रहा है। इस लड्डू को फर्स्ट टाइम क्रिएट करने वाले थे कल्याणम लगनगर और उनके परिवार, जिन्हें इस लड्डू को बनाने के लिए महारत हासिल थी। इस लड्डू की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस लड्डू को बनने के बाद इसे 15 दिनों तक आराम से सुरक्षित रखा जा सकता है। ये लड्डू इतना स्पेशल है कि इस लड्डू को 2014 में जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये जीआई टैग यह सिद्ध करता है कि ये लड्डू तिरुपति के अलावा और विश्व में कहीं नहीं बनता है। शायद इसीलिए ये लड्डू इतना खास भी है। यहाँ पर अलग अलग त्योहारों के हिसाब से अलग अलग प्रकार के लड्डू बनाए जाते हैं। जनरली यहाँ पर 3 तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। फर्स्ट जो लड्डू है उसका नाम है स्थानम लड्डू। ये स्थानम तब बनता है जब वहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई फॉरेन डेलीगेट्स जो वहाँ दर्शन करने वाले होते हैं, तो ये उनके लिए स्पेशली स्थानम लड्डू बनाया जाता है। कल्याण ओस्तवम लड्डू, इस लड्डू को बनाने के लिए वैदिक मंत्रों को उच्चारण के साथ ही इस लड्डू को बनाया जाता है। उसके बाद इसे भगवान के ऊपर भोग लगाने के बाद इसे लोगों में बांटा जाता है। इस लड्डू को जनरली हर एक सप्ताह के शनिवार को दिन बनाया जाता है। और तीसरा लड्डू है प्रोक्थाम लड्डू। ये लड्डू जनरली सभी श्रद्धालुओं को बनाया जाता है और ये लड्डू हर एक दिन बनता है। इस पूरे मंदिर को मैनेज करने के लिए वहाँ एक खास कमेटी बनाया गया है, जिसे TTD कमेटी बोलते हैं। TTD का मीन्स है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। इस कमेटी का संचालन वहाँ के सरकार और बड़े से बड़े IAS ऑफिसर करते हैं। 2001 से पहले ये कमेटी ही लड्डू का निर्माण करती थी, लेकिन 2001 के बाद जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती गई, उसके बाद उन्होंने इस लड्डू का निर्माण करना बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक स्पेशल किचन का निर्माण किया, जिसे पोटू भी कहते हैं। और 2001 के बाद ये किचन ही सारे लड्डू का निर्माण कर रहा है। इस किचन के अंदर हर एक दिन लगभग लाखों लड्डू बनते हैं और श्रद्धालुओं के बीच बांटे जाते हैं। इस किचन में प्रवेश करने से पहले वहाँ के वर्कर्स को उनका सर का मुंडन करना पड़ता है। उसके बाद ही वो इस किचन में आ सकते हैं और लड्डू को बना सकते हैं। भले ही TTD ने लड्डू का निर्माण करना छोड़ दिया हो, लेकिन वो आज भी लड्डू के अंदर उपयोग होने वाले सारे सामान को प्रॉपर तरीके से जांच करते हैं। उसके बाद ही वो लड्डू के लिए परमिशन देते हैं। अगर जरूरत पड़े तो वो उस कंपनी में भी जाते हैं जहां से वो सामान लाए जाते हैं। उसके बाद वो वहाँ अच्छे से वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो वहाँ से ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए लगभग 600 कुक्स अलग अलग बैच में काम करते हैं। अगर हम प्रेजेंट में जो न्यूज आई है उस पर बात करें, आंध्रा के प्रेजेंट CM ने पिछली सरकार पर यह एलिगेशन लगाया है कि लड्डू में उपयोग होने वाले घी को हटाकर पिछली सरकार वहां पे एनिमल फैट का उपयोग कर रही थी। जैसे ये बयान सामने आया, उसके अलग अलग नेताओं का अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने को मिला। इस बयान को देते हुए साथ में एक लैब रिपोर्ट को भी सामने रखा, जिसमें ये पुष्टि की गई है कि इस घी के अंदर एनिमल फैट का यूज किया गया है, जिसमें बीफ के चर्बी प्रेजेंट है, लार्ड है और फिश ऑयल का उपयोग किया गया है। इस रिपोर्ट को पुष्टि करने वाले हैं NDDB कॉफ, जो एक लेबोरेटरी है। NDDB कॉफ एक गुजरात बेस्ड लेबोरेटरी है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। इस बोर्ड का जनरली काम होता है, ये किसी तरह के डायरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट या किसी भी तरह के एनिमल फीड को चेक करके वेरीफाई करते हैं कि इनके अंदर किस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट हैं। और इसी बोर्ड ने ही लड्डू में यूज हो रहे घी को चेक किया और उसके बाद उन्होंने पुष्टि की कि इसके अंदर बीफ की चर्बी, लार्ड और फिश ऑयल प्रेजेंट है।
इसी रिपोर्ट के अनुसार नायडू सरकार पिछली सरकार पर यह एलिगेशन लगा रही है। मंदिर में लड्डू बनाने के लिए लगभग 42,000 केजी घी हर एक मंथ और 54 लाख केजी घी पूरे साल में खर्च होता है। इस पूरे घी की भरपाई करने के लिए वहां की मंदिर ट्रस्टी कुछ गाय भी पालते हैं, जिससे पूरा घी पूरा नहीं हो पाता है। उसके बाद ही वो ई टेंडर निकालते हैं, जिसकी हेल्प से वो अलग अलग कंपनियों से घी खरीदते हैं। अगर हम अपने देश के अंदर घी उत्पादन की बात करें तो हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 23,000 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है और इसमें से सिर्फ 10% दूध का ही घी बन पाता है, बाकी दूध डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है। इस 10% घी से लगभग 76 करोड़ केजी घी का निर्माण होता है और हमारे संपूर्ण देश की आबादी है 145 करोड़, यानी हमारी आबादी से लगभग आधा घी का निर्माण होता है। सपोज करें हमारे देश की आधी आबादी घी खाती है तो पूरी की पूरी घी हमारे देश की आबादी नहीं चली जाएगी, तो उसके बाद हमारे देश के लिए कोई घी बचेगा ही नहीं। तो उसके बाद फिर मंदिरों में या फिर और जगह पर घी का सप्लाई कैसे हो पाएगा। इसका मतलब साफ है, जितना घी का जरूरत हमारे देश को है उतना घी का उत्पादन डायरेक्ट दूध से नहीं हो पा रहा है। तो फिर सवाल यहाँ उठता है कि तो फिर हमारे देश में घी की आपूर्ति कैसे होती है। इसका उत्तर है मिलावटी घी। 1 केजी मिलावटी घी बनाने के लिए लगभग 500 ग्राम पशु चर्बी का उपयोग होता है, 200 ग्राम ओरिजिनल घी का उपयोग होता है और 200 ग्राम पाम ऑयल या फिर फिश ऑयल का उपयोग होता है और उसके बाद और बाकी 100 ग्राम केमिकल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यही केमिकल है जो घी के अंदर उनका टेक्सचर, उनका स्मेल और उनके कलर को मैनेज करता है, जिससे कोई आम इंसान ये पता भी नहीं कर पाए कि ये घी असली है या नकली। अगर मीडिया की रिपोर्ट की बात करें, आज पूरे देश में जो लोग घी को कंज्यूम कर रहे हैं वो अधिकांश हिस्सा मिलावटी घी का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भगवान के पास भी शायद हो ना हो यही मिलावटी घी पहुंच गया हो, जो लैब रिपोर्ट में सामने आया है। ये न्यूज सुनकर तो हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं के मन को काफी ठोस पहुंचा होगा, जिन्होंने इस तरह के लड्डू को अपने अंदर कंज्यूम किया और भगवान के ऊपर भोग लगाए होंगे। तो वो इंसान आखिर कंप्लेन कहाँ करे, आखिर संविधान का कौन सा हिस्सा है जो इस तरह के कंप्लेन करने के लिए वो अलाउ करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 25 और 26 जो हमारे देश के लोगों को यह अधिकार देता है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इस घटना से तो साफ है कि इसने संविधान के आर्टिकल 25 और 26 का उल्लंघन किया है, जिसके चलते इस मामला का याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है और लोगों को कहां तक इंसाफ दिला पाती है। यहाँ पर इस बात का डर है कि आप या हम जब कभी भी मार्केट जाते हैं घी खरीदने के लिए तो शायद हम अच्छे पैकेजिंग को ही देखते हैं जो दिखने में काफी सुंदर दिख रहा होता है। हम उसके अंदर की घी की क्वालिटी को नहीं देख पाते हैं और बस उसे हम अपने अंदर कंज्यूम कर लेते हैं। इसीलिए अगली बार आप जब भी घी खरीदने के लिए मार्केट जाएं तो अच्छी तरह से उस घी के बारे में जान लें, उसके बाद ही उस घी को लें, वरना आपके साथ में इस तरह का धोखा हो सकता है जो भगवान के साथ हुआ है। इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस न्यूज़ को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।